काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसको सुनने के बाद हमको लगता है कि ये सच नहीं हो सकती, पर वो सच होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपका मन तो बोलेगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बट हाँ, यकीन कीजिए, जो आज हम सुनने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। उस कहानी को काफ़ी सारे अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस ने भी आकर चेक किया और उनको पता चला कि ये सब कुछ सच है। तो इस कहानी को आज अपना मन खोलकर और कान खोलकर सुनना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 1984, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जिसको हम भरतना के नाम से जानते हैं, वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा ने कुछ दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसके साथ हर टाइम रहती थी। अगर वो कुछ काम भी कर रही होती थी तो वो उसको अपने सीने से कपड़े के थ्रू बांध लेती थी, और जब जब वो फ्री होती थी तो वो अपने हाथ से उसका सर सहलाया करती थी या फिर पैर में गुदगुदी मचाया करती थी। सुमित्रा के गांव का जीवन काफी ज्यादा आसान नहीं था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग लाइफ जीती हुई आ रही है। उसका बचपन भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और पापा अक्सर गाँव से बाहर जाया करते थे काम के सिलसिले में। उसकी एक कजिन थी जिसने उसे पाला पोसा और उसको बड़ा किया। शादी के बाद भी सुमित्रा का जीवन बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता था और उसके सासू माँ और उसके ससुर उसके साथ घर पर रहते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो अकेला महसूस करती थी। क्योंकि उस टाइम पे जो प्रथा थी वो यही थी कि घर की बेटी अपने सास या ससुर से ज्यादा बातें नहीं करती थी। तो वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। उसे लगता था कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करूंगी और ये बड़ा होकर मेरी हर बात मानेगा। और उस बच्चे के आने के बाद से एक तरीके से वो अपनी लाइफ थोड़ी चेंज कर चुकी थी। और जैसा कि हम सबको पता है कि गाँव की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आजकल के जो गांव है उसमें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट पहले गांव में कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। उस टाइम भी लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और कच्ची रोडें होती थी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो फैसिलिटीज़ काफ़ी दूर होती थी। जैसे कि काम करने के लिए लोग बाहर जाते थे, जैसे कि कुछ सामान भी लेना था तो 2-3 किलोमीटर जाकर लेना पड़ता था, और कच्ची रोडें होती थी जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन 1985 ये एक ऐसा साल था जहां सब कुछ बदल गया। सुमित्रा अपने बच्चे को अपने सीने से बांधकर और उसके साथ की कुछ और औरतें कुएं से पानी भरने जा रही थी। उसके हाथों में बाल्टी थी। सब लोग बात करते हुए जा रहे थे और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सारी जो दोस्त थी वो आगे चली गई और सुमित्रा एक जगह पर खड़ी हो गई। उसके हाथों से बाल्टी छूट गई और उसके जब दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुमित्रा एकदम स्ट्रेट होकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे, जैसे सावधान की पोजीशन में खड़े होते तो वैसे खड़ी हो गई। और जब उसकी दोस्तों ने उसके पास जाकर देखा तो सुमित्रा कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका बच्चा रोने लगा था और लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। और एकदम से उसने एक एक्टिविटी करना चालू करी जिसमें उसने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। उसकी उंगलियां पीछे जा रही थी और अपनी उंगलियों को पता नहीं कैसे कर रही थी, जैसे वो उससे तोड़ना चाह रही हो। उसकी आंख की पुतलियां पीछे जा रही थी, जहां केवल उसका आई का वाइट पार्ट दिख रहा था। उसके दांत में से कट 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 ऐसी आवाज आने लगी। जो आसपास में उसकी दोस्त थी उन लोगों को काफी ज्यादा डर लगा। एकदम से उसकी आवाज इतनी बढ़ गई कि बच्चा जो रो रहा था उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास में काफी ज्यादा भीड़ लगने लगी। गाँव के आसपास के लोग भी आने लगे और देखने लगे कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद सुमित्रा नॉर्मल हो गई। सुमित्रा जब नॉर्मल हुई तो वो देखती है कि मेरे आसपास भीड़ क्यों लगी है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। वो अपने बच्चे को देखती है, वो रो रहा होता है, उसे चुप कराती है और सबसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो। लोग उसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों ने जो देखा था उनको नहीं लगता था कि सुमित्रा को बताना चाहिए। तो उन लोगों ने कुछ सुमित्रा को नहीं बताया और वो पानी भरने चले गए। सुमित्रा भी पानी भरकर घर लौटी तो घर लौटकर सोचती है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो अपने आप को सामने आईने में देखती है और सोचती है कि क्या हुआ। उसे भारी भारी फील हो रहा था। फिर कुछ देर बाद वो सोचती है शायद हो सकता है मैंने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, मेरे लिए पहली बार है, तो हो सकता है ऐसा सब किसी को होता हो, और उस चीज को नॉर्मल समझने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट कुछ समय बाद ये दोबारा होता है। सुमित्रा के पापा किचन की साइड जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि सुमित्रा खड़ी हुई है और सुमित्रा एकदम सावधान की पोजीशन में दोबारा खड़ी हुई थी। उसके पास जाकर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सुमित्रा कुछ नहीं बोलती। सुमित्रा दोबारा से वही करने लगती है। उसके दोनों हाथ उठते हैं, उसकी
उंगलियां मुड़ने लगती हैं, उसकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं और कट कट की मुंह में से आवाज आती है और उसकी आंखें दोबारा से पीछे चली जाती हैं। उसके ससुर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो उसको हिलाते हैं कि क्या हुआ सुमित्रा, क्या हुआ, बट उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं। वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही करती जा रही थी और 10 मिनट या 15 मिनट बाद उसको होश आता है तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और वो अपने ससुर से पूछती है कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्या हुआ था। उनके ससुर भी कुछ नहीं बताते और बोल देते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ससुर जी को लगता है शायद हो सकता है इसको दौरा पड़ा हो और ये नॉर्मल है। उसके बाद सुमित्रा को और ज्यादा अजीब लगने लगा कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मई 1985, काफी दिन बीत चुके थे और सुमित्रा के साथ आजकल ये डेली होने लगा था। ये काफी ज्यादा घंटों तक चलते थे और सब लोगों ने मान लिया था कि सुमित्रा को दौरे पड़ते हैं और शायद अब ये उसके जीवन का एक हिस्सा हो चुके हैं। अब सुमित्रा इसके साथ साथ कुछ बोलने भी लग गई थी। काफी ज्यादा धीरे बोलती थी, बड़बड़ाती थी, किसी को सुनाई नहीं देता था, पर हाँ वो कुछ अब बड़बड़ाने भी लगी थी। उसका ये सब कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सुमित्रा के घर वालों ने एक डॉक्टर को बुलाया जिसको गांव में वैद्य बोलते हैं। उसने उसको चेक किया और उसने बताया कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ना इसको अंदरूनी दिक्कत है ना कोई बाहर से दिक्कत है। हो सकता है इसको सच में ही दौरे पड़ते हों। और घर वालों ने भी यही मान लिया कि अब जब डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इसको दौरे पड़ते हैं तो ये दौरे ही होंगे। पर 16 जुलाई 1985 सुमित्रा रसोई में काम कर रही थी, सब लोग बाहर बैठे हुए थे और सुमित्रा के साथ ये दोबारा हुआ। सुमित्रा एकदम सावधान पोजीशन में आ गई और उसके हाथ ऊपर उठने लगे और उसकी उंगलियां दोबारा से पीछे होने लगी, जैसे कि वो उन उंगलियों को तोड़ना चाहती है। उसकी आंखें पीछे चली गई और केवल व्हाइट पार्ट उसकी आंखों का दिख रहा था। और आज वो बोलती है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी, और यही बोलकर वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। घर वालों ने ये सब कुछ सुन लिया था और वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि सुमित्रा ने ऐसा क्यों बोला कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी, और 3 दिन बाद मर जाएगी बोलने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सुमित्रा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला तो उसको याद नहीं था कि मैंने सच में ऐसा बोला है या नहीं। लेकिन उसके घर वालों ने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दी और इस मामले को सीरियस होकर लिया और उन्होंने बोला कि 3 दिन सुमित्रा कोई काम नहीं करेगी। उसके पति ने भी अपने काम से छुट्टी ले ली, बोला कि मैं अपने घर पे अपनी पत्नी की देखभाल करूंगा और 3 दिन ऐसा क्या होने वाला है मैं भी देखता हूँ और मैं अपनी पत्नी का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। उसको कोई काम नहीं करने दिया, उसको रसोई में भी कोई काम नहीं करने दिया जिससे कि उसको कोई आग वगैरह से हानि ना हो। उसको सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने दिया कि कहीं वो सीढ़ियों से स्लिप होकर ना गिर जाए, या उसको वैसे भी नहीं चलने दिया, बाहर भी नहीं जाने दिया। उसको बिल्कुल घर में रखा कि आप कहीं नहीं जाओगी। और धीरे धीरे 2 दिन बीत चुके थे और आज 19 जुलाई आ चुकी थी। 2 दिन बीत गए थे, घर वालों को कुछ नहीं दिखा कि कुछ भी होने वाला होगा। सब लोग नॉर्मल हो गए थे, बट हाँ फिर भी आज 3rd डे था, इसलिए सब लोग थोड़ा बहुत सतर्क थे। धीरे धीरे शाम भी हो गई थी। अभी तक उसको ना दौरे पड़े थे ना कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिससे कि लग रहा था कि वो मर सकती है। उसकी सासू माँ रसोई में काम कर रही थी। सुमित्रा जाकर उनके पास बोलती है कि मम्मी क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं, मेरे को थोड़ी घर में सफोकेशन हो रही है, मैं बाहर की हवा लूंगी तो हो सकता है मैं और ज्यादा अच्छा महसूस करूं। उसकी माँ ने ये सोचा कि 3 दिन होने वाले हैं, 2 दिन बीत गए हैं और आज शाम भी हो गई है तीसरे दिन की और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो एक बार मैं उसे बाहर जाने देती हूँ और कुछ देर के लिए बाहर जाएगी और वैसे भी बाहर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो वो उसको अलाउ कर देती है और बोलती है कि तुम बाहर जा सकती हो लेकिन जल्दी आ जाना, और वो उसको अलाउ कर देती है। मैं आपको बता दूं कि ये सब घटना होने के बाद सुमित्रा ने अपने बच्चे को खिलाने से और अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे ऐसा लगा कि बच्चे के बाद ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ताकि उसको कोई हर्ट ना हो कि कभी उसके दौरे पड़े और उसके दौरे की वजह से उसके बच्चे को हर्ट हो या फिर वो परेशानी में आए। तो इसलिए उसको अब सासू माँ ही खिलाती थी और उसकी देखभाल सासू माँ ही कर रही थी। उसके बाद सुमित्रा बाहर जाती है। सुमित्रा की एक फ्रेंड खड़ी होती है सामने। सुमित्रा उसको देखकर अपना हाथ हिलाकर हेलो बोलती है और सुमित्रा की फ्रेंड उसके पास आती है। सुमित्रा की फ्रेंड जैसे ही पास आती है और सुमित्रा बिल्कुल सावधान पोजीशन में दोबारा आ जाती है। और सुमित्रा को वो देखकर उसकी दोस्त यही सोचती है कि शायद इसे दोबारा से दौरे पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था क्योंकि उसके आसपास के लोगों को और पूरे गांव को पता चल चुका था कि सुमित्रा को दौरे पड़ते हैं। तो इसलिए उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और उसने इंतजार किया कि इसके दौरे खत्म होंगे तो वो मेरे से बात करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दौरे के बाद शायद वो कभी सुमित्रा से बात ही ना कर पाए। जी हाँ, उसको दौरे पड़े। उसने दोबारा से सावधान की पोजीशन ली और उसके हाथ ऊपर गए और उसने दोबारा उंगलियां मोड़ना स्टार्ट करी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर उसकी फ्रेंड चौंक गई।
उसने आंखों की पुतलियां भी पीछे करी और उसकी हाथ की उंगलियां भी मुड़ी और उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन को भी मोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये उसकी फ्रेंड के लिए नया था क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो डर जाती है, वो उसके हाथ पैर हिलाती है लेकिन वो नहीं सुनती और वो अपना काम करती रहती है। वो इधर उधर आवाज लगाने लगती है। उसके घर वाले बाहर आते हैं और देखते हैं कि सुमित्रा नॉर्मल हो चुकी है और सुमित्रा अपनी फ्रेंड के ऊपर पूरा टिक गई है। एक तरीके से उसने अपना वजन उसके ऊपर पूरा छोड़ दिया है। वो चेक करती है, उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, उसकी पल्सेस नहीं चल रही थी। उसका पति भी आकर देखता है, उसको चेक करता है, उसकी सांसें देखता है, उसकी हार्ट बीट देखता है, उसकी पल्सेस देखता है और वो देखता है कि सुमित्रा मर चुकी है। उसका पति वहीं बैठकर रोने लगता है, उसकी मम्मी भी वहीं बैठकर रोने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। अभी सुमित्रा कुछ देर पहले तक जिंदा थी और एकदम इसके दौरे ने उसको मार दिया। सब लोग परेशान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल ना ले जाने की बजाय लोगों ने सोचा कि अब ये मर तो चुकी है तो अब इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहाँ के आसपास के गांव के लोग यही सोच रहे थे कि ये कुछ और तो नहीं था, क्योंकि अगर दौरे होते तो ये ऐसे नहीं मरती। तो आसपास के गांव के लोगों को यही लगा कि शायद हो सकता है कोई काला जादू या फिर कुछ भी बुरा साया इनके गाँव में आ चुका है, जो कि पहले सुमित्रा में गया और सुमित्रा की जान ले ली, अब उसको दूसरा भी शरीर चाहिए होगा। तो सब लोग डर रहे थे कि कहीं दूसरा शरीर हमारे घर वालों का या हमारा तो नहीं है। तो ये सोच कर भी काफ़ी ज़्यादा लोग डर रहे थे। लोगों ने अपने काम चालू किए, क्योंकि जैसा आप सबको पता है हिंदू रिवाजों में क्या होता है, तेल लगाते हैं बॉडी पर, उसको नहलाया जाता है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद उसको जलाया जाता है। तो सब लोगों ने उसके लिए सारे काम चालू कर दिए और औरतों ने उसके बॉडी पर तेल लगाना चालू किया, उसको नहलाया, उसको तैयार करना स्टार्ट किया। और जब गांव की एक औरत उसके तेल लगा रही थी और जब सब लोग रो रहे थे तो वो औरत एकदम उसकी बॉडी के पास जाती है और एकदम से पीछे हटकर एकदम से चिल्लाने लगती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तुम एकदम से हट गई और ऐसे चिल्ला रही हो। तो वो औरत ऐसा बोलती है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी यही सोचने लगो जो गाँव वाले सोच रहे थे। उसने बोला कि उसके पास जाकर देखो, उसकी आंखें तो बंद है लेकिन उसकी पुतलियां हिल रही थी, उसकी आंखों की पुतलियों में मूवमेंट हो रहा था। तो अगर सुमित्रा मर चुकी थी तो उसकी आंखों की पुतलियों में मूवमेंट कैसे हो रहा था। तकरीबन 45 मिनट ये सब हुआ था, जो कि उसका अंतिम संस्कार के लिए काम हो रहा था। और 45 मिनट तक जब उसकी सांस नहीं चली, उसकी हार्ट बीट नहीं चली, तो एकदम से उसकी आंखों की पुतलियां कैसे हिलने लगी। सब लोगों को ऐसा सुनकर लगा कि ये मजाक कर रही हो और जब जाकर देखते हैं तो सच में उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। और एकदम से सुमित्रा की आंखें खुलती हैं और एक वो गहरी सांस लेती है और एकदम से उठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और उसके आसपास सब लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ। सुमित्रा का पति काफी ज्यादा हैरान हुआ और एकदम से उसे गले लगाने भागता है और सुमित्रा उसको रोक देती है कि भाई रुको, तुम मेरे को गले क्यों लगा रहे हो। सुमित्रा का पति काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है कि ये क्या बोल रही है। सुमित्रा वहां से उठकर एकदम से भागती है और लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं और उसको घर लेकर जाते हैं। और जब वैद्य को बुलाया जाता है तो वैद्य भी बताता है कि ये जिंदा है और इसकी शरीर में कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब वो मर चुकी थी तब भी वैद्य से पूछा गया था तो वैद्य ने बताया था कि ये मर चुकी है और इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सब लोग हैरान हो गए कि अभी वैद्य ने बोला था कि 45 मिनट पहले ये मर चुकी है और अब 45 मिनट बाद ये बोल रहा है कि इसको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो सब लोग हैरान हो गए कि वैद्य क्या पागल हो गया है, तो पहले मरा हुआ क्यों बताया और अब जिंदा है तो वो जिंदा बता रहा है। लेकिन हाँ, वैद्य ने बिल्कुल सच बताया था कि वो पहले भी मर चुकी थी और अब सुमित्रा दोबारा जिंदा हो चुकी है। सुमित्रा का पति जैसे जैसे उसे गले लगाने के लिए जाता था तो वो उसको पीछे रोक देती थी कि तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो। जब वैद्य से ये पूछा गया तो वैद्य ने ये बोला कि सुमित्रा के साथ काफी ज्यादा कुछ हुआ है तो उसको दोबारा नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने वही किया और उसके घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट किया उसको और सुमित्रा को एक स्पेस दिया। और जब सुमित्रा से पूछा गया कि क्या हुआ है सुमित्रा, तो उसने बोला तुम मुझे सुमित्रा क्यों बुला रहे हो, मैं सुमित्रा नहीं हूँ। घर वालों को ये सुनकर भी काफी ज्यादा अजीब लगा कि सुमित्रा ये क्यों बोल रही है कि वो सुमित्रा नहीं है। सुमित्रा के बच्चे को सुमित्रा के पास लाया गया तो सुमित्रा ने बोला मेरा बच्चा ये नहीं है, मेरे पास क्यों लेके आ रहे हो इसको। घर वाले ये सोचते हैं कि ये तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो इसको क्यों नहीं पहचान पा रही है ये। लेकिन घर वालों को यही लगा कि शायद हो सकता है इसके साथ बहुत ज्यादा कुछ हुआ है तो इसलिए अब इसको समय देते हैं
और आराम से इसको रिलैक्स करने देते हैं। अगले दिन जब वो सोकर उठती है और दोबारा उससे बात की जाती है तो वो ये बोलती है कि मेरा नाम शिवा है, तुम लोग मुझे सुमित्रा मत बुलाओ। और सुमित्रा के बॉडी लैंग्वेज में और बोलने की स्टाइल में भी काफी ज्यादा कुछ चेंज आ चुका था। जिस टाइप से सुमित्रा बात करती थी वो अपने घर वालों से वैसे बात नहीं कर रही थी। जिस टाइप से वो चलती थी या जो भी कुछ काम करती थी वो सुमित्रा का कोई काम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सच में और ही है। और मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा को पढ़ना लिखना नहीं आता था क्योंकि उसने स्टार्टिंग से एजुकेशन नहीं ली थी। बट सुमित्रा ने अपने पति से बोला मुझे कुछ पेन और पेपर ला कर दो, मैं कुछ चिट्ठियां लिख रही हूँ और वो जाकर पोस्ट करके आओ जिस एड्रेस पे मैं तुमसे बोल रही हूँ। मतलब अगर सुमित्रा को लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था, वो चिट्ठियां लिखने के लिए क्यों बोल रही थी? और जब उसके लिए उसका पति कागज और पेन लेकर आया तो वो चिट्ठियां लिख रही थी और सच में उसको पढ़ना लिखना आता था। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है सुमित्रा के साथ, ये सुमित्रा ही है या कोई और है। सुमित्रा एक खत लिखती थी और अपने पति से बोलती थी कि इसको देकर आओ, लेकिन काफी दिनों तक सुमित्रा के पति ने ये नहीं किया। सुमित्रा ने हर किसी को पहचानने से इनकार कर दिया था। वो अपने सास ससुर को नहीं पहचान पा रही थी, वो अपने पति को नहीं पहचान पा रही थी, यहाँ तक कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो उसको भी नहीं पहचान पा रही थी। वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी और वो केवल यही बोलती थी कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मेरा नाम शिवा है और मैं 1985 में ही मर चुकी हूँ। सब लोगों को ये सुनकर अजीब लगता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर एक दिन सुमित्रा के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुमित्रा के पति ने जब जाकर गेट खोला तो सामने एक आदमी था जिसके हाथ में एक ऐसे करके एक बुक थी, जो डायरी पकड़ा हुआ था या बुक कह सकते हो आप, ऐसे करके वो पकड़ा हुआ था। वो चश्मा पहना हुआ था, वो कोट पैंट में था और एक जेंटलमैन टाइप का आदमी था जो कि नहीं लग रहा था कि वो इस गांव से है। सुमित्रा का पति समझ चुका था कि ये इस गांव से नहीं है, ये बाहर से आया है। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को राम त्रिपाठी बताता है कि मेरा नाम राम त्रिपाठी है और मैं आपके पास एक कारण बस आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस घर में कोई ऐसी औरत है जो काफी दिनों से अजीब हरकतें कर रही है? सुमित्रा का पति समझ जाता है कि ये सुमित्रा की बात हो रही है, पर सुमित्रा का पति इतनी आसानी से नहीं बताता क्योंकि कोई भी ऐसे आए और किसी को भी कुछ बता दे तो ये उसको सही नहीं लगा। तो वो बोलता है कि बताओ आपको क्या काम है। वो बोलता है कि मुझे उस औरत से मिलना है एक बार। वो पूछता है कि क्या काम है मुझे बताओ, बट वो नहीं बताता और बोलता है कि एक बार बस मुझे उससे मिलना है, अगर है तो आप बुला दो वरना मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित्रा का पति सोचता है कि ठीक है, जाकर बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आपको कोई बाहर बुला रहा है। जैसे ही सुमित्रा के पास वो जाता है और सुमित्रा से बोलता है कि कोई बाहर गेट पर राम त्रिपाठी नाम का आपका इंतजार कर रहा है, तो सुमित्रा एकदम से खुश हो जाती है और खड़ी होकर भागकर सुमित्रा उस आदमी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। काफी देर तक उसे गले लगाए रहती है, लेकिन वो आदमी खड़ा हुआ देखता है कि भाई ये औरत कौन है, ये मेरे को ऐसे गले क्यों लगा रही है, मैं तो इस औरत की बात ही नहीं कर रहा था। और वो एकदम उससे बोलता है कि तुम पीछे हटो और एक बार मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। और जैसे ही राम त्रिपाठी से वो सुमित्रा बोलती है कि मेरा नाम शिवा है, तो राम त्रिपाठी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और ये सुनकर उसके घर के बाहर एक बैठने की जगह थी, वहां जाकर बैठ जाता है और सुमित्रा को भी अपने बगल में बिठा लेता है। और सुमित्रा का पति भी वहां बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि भाई ये सब मेरे सामने हो क्या रहा है, मेरी बीवी किसी और को आकर गले लगा रही है और वो उसे हटा रहा है और वो अपना नाम शिवा बता रही है और वो इमोशनल होकर यहाँ बैठ जा रहा है, तो आखिर हो क्या रहा है, मैं भी तो देखूं। वो जाकर देखता है तो राम त्रिपाठी अपने हाथ में जो डायरी पकड़ा हुआ था, जो कि एक मैरिज फोटोज की एल्बम थी, वो उसको खोलता है और सुमित्रा से पूछता है कि इन फोटोज में जो जो है उनके बारे में बताओ। वो सब कुछ सच बता देती है कि ये कौन है, ये कौन है और ये सब मेरी शादी की फोटोज है। राम त्रिपाठी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, वो रोने लगता है और उसका पति खड़े होकर देख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी बीवी ये क्यों बोल रही है कि ये मेरी शादी की फोटोज है और ये आदमी उसकी बातें सुनकर रो क्यों रहा है, इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसी सिचुएशन में सच में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसकी बीवी ये सब कर क्या रही थी। उसके बाद राम त्रिपाठी को शिवा बताती है कि उसके ससुराल वाले उसको मारते थे, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसको काफी ज्यादा मारा था। और जैसे ही राम त्रिपाठी ने एक फोटो दिखाई थी तो शिवा थोड़ी शांत पड़ गई और एकदम से वो घबरा सी गई और उसने बताया कि ये फोटो मेरी ननद की है, जो कि उसकी पति की बहन थी, और बताती है कि इसी ने मेरे सर पर एक ईंट मारी थी जिसकी वजह से मैं मर गई थी। और राम त्रिपाठी ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है और उसको गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से गले लगकर काफी देर तक रोते हैं।
उसका पति अभी भी खड़ा होकर ये सोच रहा है कि भाई ये मांजरा क्या है, ये चल क्या रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसके बाद राम त्रिपाठी को सुमित्रा और शिवा पापा बोलती है। उसके बाद सुमित्रा का पति और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, वो उसको पापा क्यों बोल रही है, आखिर इसका पापा तो कोई और था, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ, तो इसका ये पापा कैसे हो सकता है। उसके बाद राम त्रिपाठी देखता है उसके पति को सामने खड़ा हुआ और उससे बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, एक बार घर के अंदर चलो। सुमित्रा का पति सुमित्रा और राम त्रिपाठी अंदर जाते। वहाँ पर सुमित्रा के ससुराल वाले भी थे, उसका पति भी था, गांव वाले भी लोग थे और राम त्रिपाठी भी था। राम त्रिपाठी उनको बताता है कि मैं यहाँ से कुछ दूर इटावा शहर में रहता हूँ, जो कि 100 किलोमीटर करीब दूर था बर्थना से। बताता है कि उनकी बेटी शिवा जो कि कुछ दिन पहले मर चुकी है और जो कि उसकी ननद के द्वारा मारी गई थी। उसके बाद उसकी बॉडी को उसकी सासू माँ और उसकी ननद दोनों मिलकर रेलवे ट्रैक पर फेंकने जा रहे थे, जिससे कि सबको लगे कि ये सुसाइड है। जब वो घर से निकले और थोड़ी दूर चले तो एक पड़ोसी ने उनसे पूछा कि आखिर तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। और उसके पड़ोसी ने उतना ध्यान नहीं दिया और वो आगे चला जाता है और वो लोग जाकर उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। और जब अगले दिन ये पता चलता है कि उसने रेलवे ट्रैक पर जाके सुसाइड कर ली, तो पुलिस वाले देखते हैं कि उस रेलवे ट्रैक पे पूरी रात में कोई भी ट्रेन नहीं आई थी और जो उसके सर पर जो ईंट का घाव था उसको भी देखकर पुलिस वालों को भी यही लगता है कि नहीं, इसने सुसाइड नहीं करी है। पर पता नहीं क्यों पुलिस वालों ने उस केस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे वैसे भी पुलिस वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता था उनका। और उन लोगों ने इस केस को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और बोल दिया कि हाँ ये सुसाइड करने गई थी और कुछ भी नहीं हुआ। राम त्रिपाठी ने बताया कि उसकी बेटी की डेथ 18 जुलाई को हुई थी और सुमित्रा की डेथ 19 जुलाई को हुई थी। अब इसका कैसे कनेक्शन बैठा ये तो नहीं पता, पर ये साइंटिफिक फैक्ट के साथ प्रूव हो गया था। किसी के मरने के बाद किसी की आत्मा दूसरी औरत के बॉडी में आ गई थी। मतलब यहाँ पर सुमित्रा की तो कोई गलती नहीं थी। मतलब अगर इस पूरी कहानी को देखे कि सुमित्रा की क्या गलती थी जो उसके साथ ये सब कुछ होने लगा, सुमित्रा के साथ इतने टाइम से दौरे क्यों पड़ रहे थे, या मतलब जो भी उसके साथ हो रहा था वो इतने टाइम से क्यों हो रहा था। और जो सुमित्रा ने 3 दिन वाली बात बोली कि मैं 3 दिन में मर जाऊंगी, वो कैसे उसने बोला। मतलब उस टाइम तो शिवा की आत्मा शिवा के अंदर ही थी, क्योंकि 18 तारीख को वो मरी और 19 तारीख को सुमित्रा की बॉडी में उसकी आत्मा 100 किलोमीटर दूर आई थी। तो उसको 3 दिन पहले कैसे पता चल गया कि वो 3 दिन बाद मरने वाली है और एग्जैक्टली 19 तारीख को वो मर भी गई। तो इस चीज का मुझे भी कंफ्यूजन है और थोड़ा साइंटिफिक रीजंस भी प्रूफ नहीं कर पा रहे ये चीज, बट हाँ ये सब कुछ सच था। इस सब के बाद राम त्रिपाठी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसके ससुराल वालों ने भी सुमित्रा को उनके साथ भेज दिया, ये मानकर कि हाँ ये सच में शिवा है, अब हमारी सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रही। और वो काफी ज्यादा खुश भी हो गए कि एक बाप को उनकी बेटी दोबारा मिल गई और वो दोनों एक दूसरे की फैमिली में जुड़ गए। मतलब शिवा उनके साथ भी रहती थी और उनसे भी बात किया करती थी, जिससे कि उन लोगों को सुमित्रा की कमी थोड़ी महसूस ना हो। और उसके बाद सासू माँ ने सुमित्रा के बच्चे का ध्यान रखा और शिवा अपने पापा के साथ ही इटावा में रहने लगी। और कुछ टाइम बाद शिवा की डेथ हो गई, जो कि नेचुरल रीजंस की वजह से हुई थी। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। और इस कहानी में हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि आखिर सुमित्रा को इतने दिन पहले से वो दौरे टाइप के क्यों पड़ने लग गए थे, वो ऐसे क्यों करने लग गई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो 3 दिन पहले उसको कैसे पता चला कि वो मरने वाली है, और जबकि वो 18 तारीख को मरी है तब भी उसने 16 तारीख को कैसे बताया कि मैं 3 दिन बाद मरने वाली हूँ। अगर शिवा की आत्मा सच में उसके अंदर आती थी, शिवा की आत्मा सुमित्रा के अंदर कैसे आ गई जबकि वो मरी भी नहीं थी 16 तारीख। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रही थी इस केस को लेकर। बट हाँ ये 110% रियल स्टोरी है। तो सुमित्रा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं समझ में आया, और काफी ज्यादा मैंने रिसर्च भी करी तब भी मुझे नहीं पता चला कि सुमित्रा के साथ ही उसकी आत्मा क्यों कनेक्ट हुई और उसके साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ। क्योंकि उस बेचारी का भी कुछ टाइम पहले ही बच्चा हुआ था, तो वो अपनी लाइफ में खुश होने लग गई थी, उसी टाइम उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताना कि आपने पहले ये कहानी सुन रखी थी या आपको लगता है कि ये फेक है या रियल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा जहां पर आप इसकी थ्योरीज और जो रिसर्च हुई थी वो आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।